जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिखर स्टूडेंट अकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट हिंदी की क्लास, जो यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम इत्यादि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यह रहा आज का पहला प्रश्न। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह रहा आज का पहला प्रश्न। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक स्वर, मौखिक स्वर, अनुनासिक स्वर या लुंठित स्वर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसको अनुनासिक स्वर बोलते हैं। यदि अनुनासिक स्वर का अगर आपको चिन्ह पूछे तो ये हो जाएगा अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्रबिंदु। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, उ, ए या ओ। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उ जो होता है यह संयुक्त स्वर नहीं होता है। यदि संयुक्त स्वर की संख्या पूछे तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? तो ये ए, ओ, ये 3 ये हो गए और एक औ भी जो होता है यह संयुक्त स्वर होता है। अगला प्रश्न, यह रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? त, ल, द या य। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह जो होता है यह दंत वर्ण नहीं होता है। अगला प्रश्न, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? ल, च, प या ट। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ल जो होता है यह अंतःस्थ व्यंजन होता है। यदि अंतःस्थ व्यंजन के बारे में पूछा जाए तो इसकी संख्या 4 होती है। य, र, ल और व, यह जो होते हैं यह अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, ओ, आ या ए। इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए जो होता है यह स्वर कंठ तालव्य होता है। अगला प्रश्न। विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, स्वर का या पंचम वर्ण का। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पंचम वर्ण का कार्य अनुस्वार करता है। यदि अनुस्वार का प्रतीक पूछा जाए तो सिर्फ एक बिंदु जो होता है यह अनुस्वार होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कंठ अगर आपको लिखना है, कंठ के ऊपर जो बिंदु होता है यह अनुस्वार इसको मान लिया जाएगा। ठीक है। अगर विसर्ग का प्रतीक पूछा जाए तो यह विसर्ग का प्रतीक हो जाएगा। चंद्रबिंदु या अनुस्वार इसे बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर या विवृत स्वर। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विवृत स्वर जो होता है यह जीभ के भाग के आधार पर नहीं आता है। अग्र, मध्य और पक्ष स्वर जो होता है यह जीभ के आधार पर आता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से पार्श्विक कौन सी है? अड़, ल, र या च। इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ल जो होता है यह पार्श्विक व्यंजन होता है। अगला प्रश्न। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या दंते। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मूर्धन्य जो होता है यह ट वर्ग की जो ट ठ वर्ग होता है यह अड़ तक यह मूर्धन्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, द्वित्व ध्वनि या संयुक्त ध्वनि। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संपृक्त ध्वनि जो होता है यह संबल ध्वनि होता है। यदि संपृक्त ध्वनि के बारे में पूछा जाए तो यदि एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है, जब यह जुड़ी होती है तो वहाँ संपृक्त ध्वनि होता है। एग्जाम्पल में जैसे हम कंबल को लेते हैं, कंबल वर्ण में यदि हम क और ब के बीच में देखें तो एक म बोल रहा था। जो म शब्द होता है यही होता है संबल ध्वनि या संपृक्त ध्वनि। ठीक है दोस्तों, संपृक्त ध्वनि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, यह रहा हमारा अगला प्रश्न।
हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 4, 7 या 2? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 होती है ह्रस्व स्वरों की संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न, यार हमारा अगला प्रश्न, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला? इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला जो होता है इसको लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या प्लुत? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्लुत स्वर जो होता है इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यदि प्लुत का एग्जाम्पल पूछा जाए तो जैसे राम होता है, ऐसे ही इस वर्ड को हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी चीज़ को जोर से खींचने को ही हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। यार अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, संधि, वर्ण विच्छेदन या संधि विच्छेदन? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ण विच्छेदन कहलाता है। प्रत्येक शब्द के वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाने को ही हम लोग वर्ण विच्छेदन बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 4, 1 या 3? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसको याद करिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यार अगला प्रश्न, जिह्वा के नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको एक बार हम लोग और पढ़ते हैं। इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? दंत्य, मूर्धन्य, वर्त्स या तालव्य? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको वर्त्स कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, यार हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रीवा ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार हमारा अगला प्रश्न, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, 30, 20 या 35? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, उ, ए या ओ? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आ जो होता है यह दीर्घ स्वर होता है। उ यह ह्रस्व स्वर होता है और ए, ओ यह जो होता है संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, इसको आपको पहले ऊपर ही बता दिया गया था। संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं। यार अगला प्रश्न, च, छ, ज, झ, य का उच्चारण होता है ओष्ठ से, तालु से, दंत से या मूर्धा से? इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तालु से। यदि च वर्ग को पूछा जाए तो च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है, ठीक है, कहलाता है यहाँ पर है महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन? इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन जो होता है यह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, यह हमारा अगला प्रश्न, 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता है। आ, ई, री, उ, अंग, अह, अंग और अंग? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अंग और अह ऐसी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ग, झ, न या म? इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका हो जाएगा झ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। झ जो होता है इसका तालव्य होता है, मतलब च वर्ग जो होता है, च वर्ग के जितने व्यंजन होते हैं वो तालव्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाए न व्यंजन में की जाए उसे क्या कहते हैं? ऊष्म स्वर, आगत, आयोगवाह या अंतस्थ? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। उसको आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह ध्वनियों की गणना न ही स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है। अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, अर्थ, वर्ण या फिर मात्रा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। शब्द को भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई माना जाता है। दोस्तों इस पर आप 4-5 स्टार बना लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, यह एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। रुपए खाली स्थान है, बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं या आवाज़ करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रुपए या सिक्के जो है यह खनकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको खाली स्थान भरना था। अगला प्रश्न, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी वर्ड, मोरनी, मछली की तरह गोल आँखों वाली, यमुना नदी या पूनम की चांदनी? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मछली की तरह गोल आँखों वाली मीनाक्षी का अर्थ होता है। यह तो लगभग आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। भलाई में प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, आई प्रत्यय, भ या लाई प्रत्यय? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई प्रत्यय जो होता है भलाई, भलाई में आई प्रत्यय होता है। अगर प्रत्यय पूछा जाए तो यह शब्द के अंत में जो वर्ड जुड़ा होता है वही प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? सर्वनाम, परसर्ग, संज्ञा या विशेषण? इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परसर्ग। हिंदी में शब्दों को जोड़ने के बाद वाले शब्दांशों को परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। रंग भवन का अर्थ होगा रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, नाट्य गृह या रंगरलिया मनाने का स्थान? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नाट्य गृह। रंग भवन का अर्थ नाट्य गृह होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। नीचे लिखे हुए 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करना है। यहाँ प्रतिघात वर्ण दिया गया हुआ है और इसका सही अर्थ बताना है। चोट के बदले चोट, हत्या, भारी चोट, उल्टे हाथ से चोट? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चोट के बदले चोट यह प्रतिघात का सही अर्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, यह हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी 4 अर्थ दिया गया है, इसका उपयुक्त अर्थ बताना है। त्रिकालज्ञ शब्द दिया गया है। ठीक है, त्रिकालज्ञ शब्द, 3 समय तक, तीनों समय होने वाला, कालतीत या सर्वज्ञ? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है सर्वज्ञ। ठीक, अगला प्रश्न। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ अधमरा शब्द का अर्थ पूछ रहा है। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या प्रत्यय? अधमरा शब्द क्या है इसमें से आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग जो है यह अधमरा शब्द है। अधमरा शब्द जो होता है यह उपसर्ग है। अगला प्रश्न। उत से निर्मित शब्द है अवकाश, उच्चारण, अपकार या अध्ययन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उच्चारण। उच्चारण कैसे हो जाएगा? उत और धन चारण होता है, उच्चारण का संधि विच्छेद। ठीक है, इसलिए यह उत शब्द से निर्मित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। बच्चा में पन प्रत्यय
जोड़ने से निर्मित शब्द है। यहाँ फिर से प्रत्यय शब्द आया है। प्रत्यय क्या हो जाएगा? जो शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, शब्द के जो अंत में जुड़ता है वहीं प्रत्यय होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बच्चापन, बी बचावपन, बचावन या बचपन। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बचपन जो होता है यह बच्चा में पन जोड़ने से निर्मित होता है। ठीक, अगला प्रश्न, हर्ष का विलोम बताएं। खुशी, विषाद, उल्लास या आनंद। हर्ष का विलोम क्या हो जाता है? यह तो आप लोगों को लगभग सबको पता होगा। विषाद जो होता है यह हर्ष का विलोम होता है। 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विषाद। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, विलक्षण, प्रतिकूल या विपरीत। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विलक्षण जो होता है यह विचित्र का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न, सीधा, त्रिकोण, सरल या वक्र। वक्र का अर्थ हो जाएगा गोला और रिजु। रिजु का अर्थ क्या हो जाता है? एक सीधी लाइन या 180 डिग्री। 180 डिग्री या एक सीधी लाइन। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वक्र जो होता है यह रिजु का विलोम है। अगला प्रश्न, व्यास का विलोम शब्द क्या है? संश्लेषण, लघु, समास या संक्षेप। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संश्लेषण जो होता है यह व्यास का सही विलोम शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? विमनस्य, सौमनस्य, अवमनस्य या सुमनस्य। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सौमनस्य जो होता है यह वैमनस्य का सही विलोम शब्द होता है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सेना, घोड़ा या अग्नि। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेना जो होता है यह अनीक का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न, कपड़ा का पर्याय बताएं। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। चलन, गगन, वसन या जगल। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वसन जो होता है यह कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह बार बार आपकी परीक्षा में कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। पार्वती, माहेश्वरी, व्यावहारिक, अव्यावहारिक, शेर, शेरनी, लड़का, लड़के। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पार्वती का महेश्वरी जो होता है यह सही समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है एक ही शब्द जो समान अर्थ देते हों। अगला प्रश्न, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। अलभ्य, सुलभ्य, अलंध्य या दुर्लभ। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दुर्लभ जो होता है यह मुश्किल से प्राप्त होता है। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर कई स्टार बना के लिख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अवसरवादी। जो अवसर के अनुरूप बदल जाते हैं उन्हें अवसरवादी कहते हैं। अगला प्रश्न, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्वशास्त्री या भूगर्भवेत्ता। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भूगर्भवेत्ता जो होता है यह भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। व्योम, गगन, रसाल या नभ। यहाँ आकाश का पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, आकाश शब्द का पर्यायवाची यहाँ देखिए दिया हुआ है कि नहीं है। दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग मत करिएगा। एग्जाम में ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ आपको 1 नंबर कम करा के जाता है। ठीक है, तो इनमें से आकाश का कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रसाल। रसाल जो होता है यह आम का पर्यायवाची शब्द होता है। आम का पर्यायवाची शब्द रसाल हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा
अधिव्याधि शब्द युग्म अधि का अर्थ है। यहाँ अधि का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ अधि वर्ड दिया हुआ है, इसी को पूछ रहा है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन या अधकपारी जैसे रोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो मानसिक कष्ट होता है यह अधि का अर्थ होता है। आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। अगला प्रश्न, निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्णन के बाहर हो वर्णनातीत, यह सही है। जो देखा नहीं जा सकता है यह अदृश्य होता है, यह भी करेक्ट है। जो आमिष नहीं खाता, सामिष, आप लोग इसको बताइए। जो पहरा देता है, प्रहरी, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष कहते हैं, नहीं, जो आमिष खाता है उसे सामिष कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है। भिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ या अनअभिज्ञ। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विज्ञ। अनभिज्ञ शब्द का सही विलोम विज्ञ होता है। दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा और इस पर 1-2 स्टार जरूर बना लीजिए, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।